विदेशी मौसा मौसी। शांति, हो गया तेरा काम? इधर आ, ये ले कपड़े लेती जा, तू पहन लेना और कुछ अपनी बेटी को दे देना। अरे दीदी, ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपनी पूरी अलमारी ही खाली कर दी। सब मुझे दे दोगी तो आप क्या पहनोगी? अरे मेरी चिंता छोड़, मैं अब ये सस्ते कपड़े थोड़ी ना पहनूंगी। मेरा बेटा लंदन गया है, लंदन डॉलर में पैसे भेजेगा। मैं तो बड़े बड़े डिजाइनर के कपड़े पहना करूंगी अब, इसलिए ये अब पुराने कपड़े तुझे देकर अलमारी खाली कर रही हूँ। अरे वाह दीदी, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। भगवान नीलेश बाबा को खूब तरक्की दे और ऐसे ही आपके साथ साथ हमारा भी भला होता रहे। अच्छा सुन शांति, तेरे घर के आसपास कुछ गरीब जरूरतमंद लोग होंगे ना, कल उनको बोल देना कि सुबह 9 बजे यहाँ आ जाए। मैं अपना पुराना सामान दान करने वाली हूँ। हम लोग तो फिर नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे ना, इसलिए पुराने बर्तन, फर्नीचर वगैरह सब मैं दान कर दूंगी। अरे वाह मेम साहब, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अगर सब लोग आपकी तरह बड़े दिल वाले हो जाए तो हम गरीब लोगों की तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं अपने पड़ोस से 1-2 लोगों को और लेकर आ जाऊंगी। अगले दिनों मानो सामान दान करने वाली बात आसपास की बस्ती में आग की तरह फैल गई थी और 9 बजे तक तो लोगों की एक लंबी कतार उर्मिला के घर के बाहर लग गई थी। जैसे ही उर्मिला सामान बांटना शुरू करती है, सामान लेने के लिए आए हुए लोगों के बीच में धक्का मुक्की और मारपीट होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर उर्मिला काफी घबरा जाती है। तभी अचानक उर्मिला की नींद टूट जाती है। अरे सपना देख रही थी क्या? बड़ा खतरनाक सपना था। आजकल के जमाने में तो किसी की मदद करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। भलाई करने चलो तो अपने साथ ही उल्टा हो जाता है। आधी रात को पत्नी के बड़बड़ाने की आवाज सुनकर उर्मिला के पति धीरज भी उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, फिर से अपना अमेरिका जाने का सपना देख लिया क्या? इसमें सपना देखने वाली क्या बात है जी, अमीर तो हम होने ही वाले हैं। मेरा बेटा अमेरिका गया है, क्या कोई छोटी मोटी बात है? आप ही बताओ, पूरी रिश्तेदारी में है किसी का बच्चा जो विदेश गया हो? और मैंने तो सुना है अमेरिका में टैक्सी चलाने वाले भी इंडिया में आकर राजाओं की तरह ठाठ दिखाते हैं। और मेरा बेटा तो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है, हमारे दिन तो बस बदलने ही वाले हैं। अरे श्रीमती जी, अभी तो तुम्हारे बेटे ने अमेरिका से एक फटा डॉलर भी नहीं भेजा और अभी से तुम बड़े बड़े सपने देखने लगी। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप तो जब भी मुंह खोलते हैं ना कुछ गलत ही निकालते हैं। फटा डॉलर क्यों भेजेगा मेरा बेटा? आप देखना, लाखों रुपए भेजेगा हर महीने। अपने माँ बाप के त्याग और संघर्ष को समझता है वो, कैसे हमने उसे पढ़ाया लिखाया और आज इतने बड़े देश में नौकरी के लिए भेजा। ये है उर्मिला देवी, जिनकी एक ही संतान है जिसका नाम है नीलेश। नीलेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। पिता धीरज एक ईमानदार आदमी थे जो सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे। हालांकि उर्मिला और उसके पति धीरज के पास रुपए पैसों की किल्लत थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के हुनर को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी बेटे के ऊपर लगा दी। समय बीतने लगा, नीलेश की मेहनत और मम्मी पापा का विश्वास रंग लाया और नीलेश ने विदेश में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास कर लिया। पापा, पूरे 35 लाख रुपए की जरूरत है। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी आप जितना पैसा मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना, समय आने पर मैं सब लौटा दूंगा। अब देखना पापा, एक बार मेरी जॉब लग जाए फिर आप भी रिटायरमेंट ले लेना और घर में बैठकर सुकून से अपना जीवन बिताना। हाँ बेटा, तू ही तो है हमारा इकलौता सहारा। हमें तुझसे बहुत उम्मीद है। कोई बात नहीं बेटा, जितने भी रुपयों की जरूरत होगी मैं सब इंतजाम कर दूंगा। मैंने अपने फंड से पैसा निकाल लिया है और वैसे भी ये फंड बुढ़ापे के लिए होता है और हमारे बुढ़ापे का इंश्योरेंस तो तू ही है ना बेटा। अपने फंड से पैसे निकालकर धीरज बेटे की फीस जमा कर देते हैं और इसी तरह विदेश जाकर रहने के सुंदर सपने देखते हुए धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अरे उर्मिला दीदी, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए, आपसे तो मिलना जुलना ही नहीं हुआ। हाँ लक्ष्मी, अब मिल लो जितना मिलना है। बहुत जल्द हम लोग परदेसी होने वाले हैं, फिर कहाँ मिलने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रही हो दीदी, आप भी जा रही हो क्या नीलेश के पास? हाँ नहीं तो क्या, हमारा इकलौता बेटा है, जहाँ उसकी खुशी वहीं हमारी भी खुशी। अब जब वो अमेरिका चला गया नौकरी करने के लिए तो लौट कर इंडिया थोड़ी ना आएगा, और जहाँ हमारा बेटा रहेगा हम भी तो वही रहेंगे ना। इकलौते बेटे को परदेश में छोड़कर हम यहाँ करेंगे भी क्या। हाँ दीदी, बात तो आपकी ठीक ही है। तो मौसी कब जा रही हो आप अमेरिका? कुछ बताया क्या नीलेश भैया ने?
अरे नहीं बेटा, अभी तो नीलेश का फाइनल ईयर चल रहा है ना, अभी कहाँ। फाइनल ईयर के बाद पहले वो कोई अच्छी नौकरी ढूंढेगा, घर मकान का इंतजाम करेगा तब तो हम लोग जाएंगे। अभी तो वो हॉस्टल में रहता है, हम लोगों के रहने की जगह ही कहाँ है अभी उसके पास। बहुत खुशी हुई दीदी नीलेश के बारे में जानकर। अपना बच्चा है, तरक्की करेगा तो खुशी तो मिलती है। अच्छा ये देखिए, आपके लिए साड़ी लेकर आई थी। वैसे साड़ी तो अच्छी है, लेकिन सही बताऊं, अब ना मैं ऐसी साड़ियां पहनना बंद कर रही हूँ भाई। मैं तो अब इम्पोर्टेड कपड़े ही पहना करूंगी। धीरे धीरे आदत तो डालनी पड़ेगी ना, वरना एकदम से अमेरिका के माहौल में ढलने में दिक्कत आ जाएगी। और मैं नहीं चाहती भाई कि हमारी वजह से नीलेश को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अरे वहां का तो कलर ही अलग है, हम तो अभी से वहां के हिसाब से रहन सहन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दीदी, फिर तो ये साड़ी आपकी किसी काम की नहीं है। मैंने तो ऐसे ही लोकल मार्केट से खरीदी थी। ऐसा कर, ये साड़ी तू ही रख ले, मैंने पहनी तूने पहनी है कि तो बात है। बहन से मिलने के बाद लक्ष्मी अपने घर लौट आई थी। घर आकर, मम्मी उर्मिला मौसी कुछ बदली बदली से नजर नहीं आ रही। अभी तो नीलेश भैया ने जॉब भी ज्वाइन नहीं करी और मौसी अभी से अमेरिका जाकर सेटल होने के ख्वाब देखने लगी। एक बार भैया की नौकरी लग जाती तब भी अलग बात थी। अरे बदलाव वाली बात नहीं है, बस दीदी अपने बेटे की तरक्की से बहुत ज्यादा खुश है। और वैसे भी बेटा, माँ बाप के तो सपने बच्चों के साथ ही जुड़े होते हैं। अगर वो अपने भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोच भी रही है तो उसमें बुराई क्या है। आपकी बात ठीक है माँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने भविष्य के बारे में अच्छा सपना देखना गलत है, पर जिस तरह से उन्होंने आपके प्यार से दिए हुए गिफ्ट को लौटा दिया मुझे अच्छा नहीं लगा। और कौन सा मौसी कल ही अमेरिका जाने वाली है, अब आप इतने प्यार से ले गई थी तो 2-4 बार पहन लेती, क्या बिगड़ जाता। अरे बेटा छोड़ना, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लिया करते। और वैसे भी दीदी मुझसे बड़ी है, बचपन से ही उनका स्वभाव ऐसा है, वो दिल की बात दिल में नहीं रखती, मुंह पर ही कह देती है। तो इन सब बातों के बारे में मत सोचा कर। 6 महीने बाद, मम्मी मेरी जॉब लग गई है, अमेरिका की ही कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। मेरी मेहनत सफल हो गई। बहुत जल्द अब मैं यहाँ अपना मकान ले लूंगा और फिर हम सब आराम से यहाँ अमेरिका में रहेंगे। बस बेटा, इसी दिन के इंतजार में तो एक एक पल गिन गिन कर बिताया है मैंने। हमें इंतजार रहेगा उस दिन का जब तू हमारी भी अमेरिका जाने की टिकट कराएगा और हम गर्व से सर उठाकर सबको कहेंगे हम अपने बेटे के पास अमेरिका जा रहे हैं। जब से बेटे नीलेश की अमेरिका में जॉब लगी थी, अब तो उर्मिला मौसी अपने आप को अमेरिका का ही समझने लगी थी। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना, लोगों को अमेरिका के बारे में आधी अधूरी गलत सलत जानकारी बांटना और अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधना, ये उर्मिला मौसी के पसंदीदा काम हो गए थे। कोई भूल से भी उर्मिला के घर पहुंच जाता तो उर्मिला बस बेटे नीलेश और अमेरिका के गुणगान गाती रहती। एक दिन, लक्ष्मी दीदी देखा आपने, उर्मिला दीदी की तो आजकल रंग ढंग ही बदल गए हैं। नीलेश की विदेश में नौकरी क्या लगी, वो तो अपने आप को NRI समझने लगी हैं। क्या बात कर रही हो भाभी, ऐसा क्या हो गया? क्या आपको नहीं पता? हमने तो सुना है आजकल हर महीने की 3 तारीख को वो गरीबों में जाकर खाने पीने का सामान और कपड़े बांटती है। महंगे महंगे कपड़े पहनने लगी है और हमारे जैसे लोगों से तो बात करना भी पसंद नहीं करती वो। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दीदी को हम बचपन से जानते हैं, हमारी दीदी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि नीलेश की विदेश में नौकरी लग गई है, अब वो वहां से डॉलर में पैसे भेजता है तो उसी पैसे से दीदी जीजाजी दान पुण्य करते होंगे। लेकिन हम लोगों से बातें करना वो पसंद ना करें, नहीं, इस बात पर मुझे कतई भरोसा नहीं। जो हमने सुना वही बता रहे हैं। आप ही बताओ, पिछले 6 महीने में एक बार भी उर्मिला दीदी आई है क्या आपके घर? पहले तो देखो बिना बुलाए चली आती थी और आजकल उन्हें ऐसा लगने लगा है हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ उठना बैठना उनके रेपुटेशन को खराब कर देगा। हर किसी को बस अपने डॉलर की चमक दिखाती है वो आजकल। भाभी की बातें सुनकर लक्ष्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहन इतना बदल सकती है। माँ जी, उर्मिला मौसी जी आएंगी ना होली पर? अकेले कैसे होली मनाएंगे वो? हर बार तो यहीं आती है। हाँ बेटा, एक बार फोन कर देती हूँ, हमारे साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा, वरना बिना बात नीलेश को याद करके मन में दुखी रहेगी। दीदी, अमित और बहू दोनों ने कहा है कि मौसी जी को होली हमारे साथ ही मनानी है।
ठीक है छोटी, अब बच्चों की इच्छा है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। बच्चों से कहना मैं मौसा जी को लेकर पहुंच जाऊंगी। होली से एक दिन पहले उर्मिला मौसी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर काला चश्मा लगाकर जींस की पैंट पहनकर घर आती है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है मौसी जी, आपकी तो रंग ढंग ही बदल गए, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आई हैं आप। हाँ बेटा, मेरा बेटा डॉलर कमाने लगा है तो मैं तो खर्च कर ही सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारी यहाँ जो नौकरानी काम करती है ना, उन दोनों को बुलाना, सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ मैं, होली की बख्शिश दूंगी उन्हें। मौसी के कहने पर लक्ष्मी की बहू अपनी दोनों कामवालियों को बुला लेती है। उर्मिला दोनों कामवालियों को एक एक साड़ी देती है। 1-2 बार ही पहनी है मैंने ये साड़ियां, ले जाओ इसे पहन कर त्योहार मनाना। तुम बेचारियों को कहाँ नसीब होती होगी इतनी महंगी साड़ी। लक्ष्मी आओ, तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई हूं मैं। और इन साड़ियों को ना ऐसी वैसी साड़ी मत समझना, डिजाइनर साड़ी है। उर्मिला मौसी ने बहू और अपनी बहन दोनों को एक एक साड़ी पकड़ा दी थी और उसके बाद वो हॉल में सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। मौसी जी ने जो साड़ियां हमें दी है ना, वो कोई डिजाइनर साड़ी नहीं है। ये देखिए, सेम यही साड़ी तो कल मैं कम्मा और रानी के लिए लेकर आई हूँ। 400 की साड़ी है ये, शास्त्री नगर मार्केट में सेल लगी हुई है। अरे बेटा, मैं जानती हूँ, मुझे क्या बता रही है तू। जीजी के पास कोई डॉलर वॉलर नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रही है वो। मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी, लेकिन उनके मुंह पर सच बोलकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहती थी। चाहे जैसी भी है, मेरी बड़ी बहन है, इसीलिए अगर उन्हें दिखावा करके खुशी मिल रही है तो यही सही। तुम लोगों को ये बात समझने में बहुत समय लगा, लेकिन जीजी मेरी बहन है, एक घर में पले बड़े हैं हम। उनके सच झूठ सब 1 मिनट में पकड़ना जानती हूँ मैं। लेकिन मम्मी, आपने तो कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि आप जानती हैं कि मौसी झूठ बोल रही हैं। बेटा, तुम्हारी मौसी जो कपड़े पहनती है ना, वो कोई शोरूम के कपड़े नहीं है, वो सब पटरी मार्केट से खरीद कर लाती हैं सस्ते में। बस बाकी लोगों को ऐसा दिखाती है कि वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहन रही है। लेकिन मम्मी, मौसी ऐसा क्यों कर रही है? अगर मौसी के पास इतना पैसा है तो फिर ये सस्ता सामान महंगा बताकर सबको क्यों दे रही है? बेटा, यही बात तो समझ में नहीं आ रही। अब बेहतर यही होगा कि दीदी खुद अपने मुंह से सारा सच स्वीकार करे, तभी तो असलियत का पता लग पाएगा। मम्मी, मुझे भी इस बात का बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं खुलकर नहीं कह पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी बहन के बारे में कुछ बोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मौसी मौसा ये झूठा दिखावा आखिर कर किसके लिए रहा है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। मम्मी, मेरे एक दोस्त का फोन आ रहा है, मैं अभी बात करके आता हूँ। अमित फोन पर बात करते हुए हॉल से बाहर चला जाता है और 10 मिनट के बाद वापस आता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान नजर आ रहा है, कुछ बात हुई है क्या? अब क्या बताऊं मम्मी आपको, मेरा फ्रेंड रितेश याद है ना? अरे गिरगिट की तरह रंग बदल लिए उसने। आपको पता है, लंदन जाना था उसे। आंटी अंकल के पास कहाँ इतने पैसे थे कि उसे लंदन भेज सकते। उन्होंने बहुत समझाया कि यहीं रहकर कुछ छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन वो नहीं माना। अंकल आंटी को डॉलर के सपने दिखाए कि लंदन जाने के बाद वहां से डॉलर भेजेगा और लंदन आने की टिकट भी। बेचारे बेटे के प्यार में अंधे हो गए थे, अपना मकान बेचकर उसे लंदन भेजा। लंदन गए 5 साल हो गए उसे, एक बार जो गया ना, फिर कभी मुड़कर नहीं देखा उसने। अंकल आंटी आज बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं। उनके बारे में सोचता हूं ना तो दिल दुखी हो जाता है। बस हम सभी दोस्तों ने तय किया है कि अब से होली दिवाली पर हम ही लोग अंकल आंटी से मिलने जाया करेंगे और उनके लिए मिठाई भी लेकर जाएंगे, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अमित की बात सुनकर मौसी जी की आंखें भर आती है, वो सिसकने लगती हैं। क्या कर रही हो भाग्यवान, संभालो अपने आप को। बस बहुत संभाल लिया, बहुत नहीं होता मुझसे। अमित बेटा बहुत नसीब वाली है लक्ष्मी, जो उसे तेरे जैसा बेटा मिला, जो अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी सेवा करने की भावना रखता है। बेटा तू तो इतना लायक है कि अपने माता पिता के साथ दोस्त के माँ बाप का भी ख्याल रख रहा है। और एक हमारा बेटा है जो माँ बाप को बड़े बड़े सपने दिखाकर परदेश चला गया। सच बताऊं तो ये परदेश जाने वाले सब एक जैसे ही होते हैं। डॉलर तो क्या, आज तक फूटी कौड़ी तक नहीं भेजी मेरे नीलेश ने। उसे पढ़ाने लिखाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, अपना सारा फंड बेटे पर कुर्बान कर दिया। सोचा था बेटा पढ़ लिख जाएगा, कल को अच्छी नौकरी करेगा तो हमारा बुढ़ापा उसी के भरोसे कट जाएगा।
लेकिन कौन जानता था कि वो हमें ऐसे अपने जीवन से निकाल फेंकेगा जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी। मौसी एक बात बताइए, जिस बेटे ने आपकी जरा सी भी परवाह नहीं करी, जो आज तक आपको खून के आंसू रुला रहा है, आखिर उसकी वाहवाही करने के लिए क्यों झूठा नाटक कर रही हैं आप? ये दिखावा आखिर किसके लिए? क्यों सबसे झूठ बोलती है कि आपका बेटा लंदन से आपको डॉलर भेज रहा है? आपने तो अपना पहनावा, बात करने का ढंग, खाना पीना सब बदल दिया। आखिर क्यों किया ये सब? क्या बताए बेटा, शुरुआत तो हमने इसी उम्मीद में की थी कि कुछ ही दिनों में हमें भी बेटे के पास परदेश जाना है, लेकिन जब साल पर साल बीतते गए तो हमें समझ में आया कि नीलेश हमें भूल चुका है। लेकिन हम लोगों से नीलेश के बारे में इतने झूठे वादे कर चुके थे कि अब लोगों से नजरें मिला पाना भी मुश्किल हो रहा था। बस इसीलिए हमने इस झूठ को ऐसे ही चलने दिया। लोगों की नजर में बेटे की इज्जत बनी रहे, इसीलिए हम झूठा दिखावा करते रहे कि नीलेश परदेश से हमें डॉलर भेज रहा है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जबकि सच बात तो यह है कि हम कंगाल हो चुके हैं। तुम्हारे मौसा जी के रिटायरमेंट के बाद जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है, उसी से हम घर चला रहे हैं। मौसी जी, जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई ना, उसे इस समय बताने का मेरा पर्पस यही था कि आप अपने मन की बात हम सबके सामने खुलकर रख पाए। हम सब तो बहुत पहले ही समझ गए थे कि नीलेश भैया लंदन से आपको कुछ भी नहीं भेजते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिनके पास डॉलर में पैसा आ रहा हो वो ऐसा सस्ता सामान महंगा बताकर लोगों में बांटे। और फिर आपने लोगों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। बाकी लोगों को लगने लगा था कि आपका बेटा विदेश चला गया है, इसीलिए आप घमंडी हो गए। लेकिन मां समझती थी कि ये आपका घमंड नहीं है, बल्कि आप नजरें चुरा रहे हैं लोगों से, उनके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, हमारे अंदर तो अब इतना साहस भी नहीं बचा कि हम लोगों का सामना कर पाए। हमें पता है जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि हमारे बेटे ने हमारी सुध लेनी बंद कर दी है, वो पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोगों का क्या है मौसा जी, वो तो हर हाल में कुछ न कुछ कहते ही हैं। उनको दिखाने के लिए आप अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हैं? सरकार आपको पेंशन देती है ताकि आप सम्मान से अपनी जिंदगी बिता सके। अपनी पेंशन को दिखावे में खर्च करने के बजाय अपनी जरूरतों पर खर्च करिए और भूल जाइए नीलेश भैया को। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तो ठीक कह रहा है बेटा, लोगों की नजर में वाहवाही लूटने के चक्कर में हमने अपने रिश्ते और मन का सुकून दोनों खो दिया है। अब से हम वादा करते हैं कि ये विलायती चोला उतार कर फिर से अपना सामान्य जीवन बिताएंगे।